गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। लाहौर और सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने 9 मई वाक़यात के इल्ज़ाम में PTI के 44 रहनुमाओं को सजा सुना दी। इन रहनुमाओं में डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद पेचर समेत दीगर रहनुमा भी शामिल हैं। इन रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्ज़मान को बरी भी कर दिया। एक जानिब इस फैसले के कानूनी पहलुओं पर सवालात खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी की बरियत को भी शक की नज़रों से कुछ हल्के देख रहे हैं। ये बहस हो रही है कि क्या शाह महमूद साहब को PTI के बानी की जगह लॉन्च किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी को सज़ा ना मिलने पर मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने खबर दी है कि शाह महमूद कुरैशी का नाम काबीना कमेटी की इस रिपोर्ट में शामिल नहीं था, जो गुज़िश्ता निगरान हुकूमत ने 9 मई वाक़यात की मुबैना मनसूबाबंदी के हवाले से तैयार की थी। अगरचे शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ इन वाक़यात से मुतालिक FIR दर्ज की गई थी, लेकिन सरकारी रिपोर्ट में उनका नाम कहीं भी नहीं आया। रिपोर्ट में PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही का नाम भी शामिल नहीं था, जिससे इन दोनों के खिलाफ आयद करदा इल्ज़ामात का जो कानूनी जवाज़ है उस पर सवालात पैदा हुए थे। ये काबीना कमेटी रिपोर्ट बाद में मौजूदा वफाकी काबीना के रूबरू भी पेश की गई थी, जिसमें मुतअद्दिद PTI रहनुमाओं के मुबैना किरदार का जिक्र था। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI पर उन वाक़यात की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम आयद किया गया। इसके अलावा हमाद अजहर, सरदार गुल साहिबा, मुराद सईद, फारूक हबीब, अली अमीन गंडापुर, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और दीगर रहनुमाओं के नाम इसमें ज़रूर शामिल थे। शाह महमूद कुरैशी की बरियत उनके लिए एक बड़ी कानूनी कामयाबी है। ताहम इस फैसले ने 9 मई के बाद शुरू होने वाले कानूनी अमल को मज़ीद सख्त चैलेंज के दायरे में ला खड़ा किया है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल समा अकरम राजा ने शाह साहब की बरियत पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बयान दिया है। इस बयान को ज़रा गौर से सुनिए। तासुर यूँ मिल रहा है जिससे वो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से ये खबर दे रहे हैं कि वो बाहर अभी नहीं आ रहे हैं जेल से। लेट्स वॉच हिम। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अभी 8-9 मुकदमा और हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं। जो ये फस्तायत है उसका हम सब शिकार हैं, इसमें किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। लिहाजा कोई गलत मफरूजा ना कायम किया जाए। एक मुकदमे में अगर किसी को बरियत मिल गई है तो बाकी में भी मिल जाएगी। इसलिए अभी देखते हैं क्या होता है। जो मनसूबा साज हैं, जो फैसला साज हैं, वो क्या करना चाहते हैं। डॉक्टर बाबर अवा ने कहा है कि जिन लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं वो सब ज़मीर के कैदी हैं। इस फैसले के बाद FATF दहशतगर्दी की बुनियाद पर सजाओं पर सवाल उठाएगा। ये काफ़ी इस स्टेटमेंट पर अभी तक मेरे ख्याल से अभी आइंदा दिनों में आप शदीद रिएक्शन देख लेंगे, लेकिन ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा है। जिन लोगों को सजाएं दी गई हैं वो सारे जमीर के कैदी हैं। उनका जुर्म जुर्मे बेगुनाही है। ATA का एक्ट है, उसको एक वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बनाया गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो खतरा दरपेश आ गया है ये सजाएं मिलने के बाद, कि पाकिस्तान का जो G+ हमें मिला हुआ है स्टेटस, वो भी और जो FATF है उसको खतरा पेश आ गया है। इसलिए कि वो कहेंगे कि ये दहशतगर्दी है और ये लोग हैं जो दहशतगर्द हैं। एक फॉरेन मिनिस्टर है साबिक, वो दहशतगर्द है। पंजाब की वजीर सेहत है साबिक, वो दहशतगर्द है। पंजाब का गवर्नर है। मज़हर अब्बास साहब एंड आमिर इलियास राना हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू आमिर इलियास साहब। 9 मई के हवाले से अब 2 अदालतों के फैसले सामने आ चुके हैं। अब तक PTI के 44 रहनुमाओं और वर्कर्स को सजाएं सुना दी गई हैं। अब क्या ये सिलसिला हम मज़ीद आगे बढ़ता हुआ देखेंगे? जो बाबर अवान साहब की आखिरी बात आपने सुनवाई ना कि जी वो फलां, तो इस मुल्क में तो वजीर आजम के साथ भी ये कुछ हो चुका और वज़ीर आजम के साथ हो चुका। जो GSP+ लेके आया उसको भी सजाएं दी गई। क्या हो गया था? तो ये तो वैसे ही उनकी बात का एक जवाब है। बात सिंपल सी है कि फौज ने बड़ी खुल्लम खुला ऐलान किया हुआ है कि माफ़ी मांग लें, सद के दिल से मांग लें, बात आगे करें और सियासतदानों से गुफ्तगू कर लें। अच्छा, उसमें फिर बार बार आता है फलां मुराद रास छोड़ गया जी, फलां छोड़ गया, उन सब के लिए बरियत है। तो भाई यही वो ऐलान है जो बरियत का बाइस है कि आप माफ़ी मांगे ना और फिर आपको चलने का रास्ता मिलेगा। ये तो फौज ने कभी नहीं कहा, बरास्त DG ISPR ने कहा है। अच्छा, अब ये जो अदालतें चली गई हैं, सुप्रीम कोर्ट का ज़ाहिर ऑर्डर था 4 महीने का, तो ये कोई पहली दफ़ा ये भी ऑर्डर नहीं आया। आपको याद होगा नवाज शरीफ के केस पे साकिब निसार साहब और एजाजुल हसन साहब तो फुल कोड़े मारने के लिए निकले हुए थे जज बशीर को भी और नैब को भी, कि फटाफट वहां पे जो फीते खोले बगैर JIT को। और
एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन भी दी और दिन रात कहा कि हफ्ते को भी समाप्त करो, जरूरत है तो इतवार को भी करो। तो मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि क्यों 4 महीने का हुक्म दिया। तो ये चीजें तो आती जाती रहती हैं, इस मुल्क में कब नहीं हुई। हाँ, जो नया काम हुआ वो 9 मई पे रियासत के इदारों यानी GHQ, ISI ऑफिस फैसलाबाद, आप देखें लाहौर कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, पेशावर में मुख्तलिफ जगहों पे हुए। तो ये जो 4 महीने के भी मैंने अभी चेक करवाया आपके प्रोग्राम के लिए, जाज चौधरी, खतीजा शाह, इनकी जमानत के लिए मनसूखी के लिए पंजाब प्रोसिक्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, तब ये 4 महीने का आया था कि जी आप केसेस फाइनल करें, और ये ऑर्डर हुआ था जिसकी बुनियाद पे अब ये ATC की अदालतें जो हैं फैसले कर रही हैं, और मेरे इत्तला के मुताबिक अगले 8-10 दिन में फैसलाबाद से भी फैसला फाइनल हो जाएगा, और वहाँ 19 बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स ISI ऑफिस फैसलाबाद पे हमले के केस में इन्वॉल्व हैं। अब ये ठहरेंगी नहीं, सजाएं ठहरेंगी, ये तो हाई कोर्ट तय करेगी रिस्पेक्टिव, क्योंकि एक इस्लामाबाद से फैसला आया था जिसमें चंद लोगों की जमानतें हाई कोर्ट ने कर दी हुई हैं, जो MNA थे वो आए नहीं है, तो इसलिए उनकी सजा मौजूद है। 2 हाई कोर्ट्स के फैसले आएंगे। देखें, फौजी अदालतों से सजाएं हुई, उसमें तो अभी तक अपील का राइट गवर्नमेंट ने कोई कानून नहीं बनाया। जो सुप्रीम कोर्ट ने राय दी थी कि गवर्नमेंट कानून बना दे ताकि इनको अपील का हक मिल जाए, तो वो उनकी तो फाइनल सजाएं हो चुकी हुई हैं जिनको सजाएं हुई हैं, क्योंकि अपील का अभी तक तो राइट नहीं दिया। इनके पास सब राइट्स इस सेंस में मौजूद हैं। अब इशू ये है कि जी लंदन, बरतानिया, अमेरिका, सब की हम मिसालें देते हैं जमहूरियत की, जो GSP+ की, वहां पे सारी बात दुनिया में आती है कि जब इस किस्म के हमले होते हैं तो समरी ट्रायल होते हैं। उन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, दिन रात लगा के सजाएं दी हैं। हमारे यहाँ तो इतना लंबा काम हुआ कि अदालतें केस ही नहीं सुनती थी, जमानत पे जमानत वाला एक असूल चल रहा था। फिर चेंजेस आई हैं, अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन के ऊपर शुरू हो गया कि जी आप समाते करें, फैसले करें, ताकि लोगों को पता हो कि मैं बरी हो गया हूँ और मैं सजा पे चला गया हूं, तो वो अपील करने पे चला जाएगा। तो ये सिचुएशन है आज की। वेरी इंटरेस्टिंग। मजहबाज साहब, आप जरूर इस पे कमेंट कीजिएगा। आगे मजीद फैसले आने जा रहे हैं, अभी आमिर इलियास साहब ने बताया। सो एग्जैक्टली फिर PTI किधर आपको नजर आ रही है? अभी जो लीडरशिप है या अभी जो PTI है, फिर अब वो फेस होगा PTI का इन द कमिंग डेज? शुक्रिया फरियाद। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि एक बेसिक प्रिंसिपल है, और बेसिक प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का, सिविलियन रूल का, सिविलियन बालादस्ती का, वो ये है कि सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम जो है वो बज़ाते ख़ुद उसका तज़ाद नज़र आता है। अब ये सज़ाएं हुई हैं मिलिट्री कोर्ट से। ये जो बाबर एवान साहब ने कहा, इसको मैं भी वो नहीं करता, बाय करता। असल इशू है कि मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस का ट्रायल और मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस को सज़ाएं या बरियत, ये इशू है। अब मुझे बताएं, आप में से, हम में से कोई भी, किसी को भी इजाज़त तो नहीं थी कि वो मिलिट्री कोर्ट में जाके ट्रायल देख सके। अब मुझे क्या पता ट्रायल कैसे हुआ है, क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है। दूसरी बात ये कि अभी इस केस का मेन अक्यूज़ कौन है? But if I quickly may remind you, if you allow me, कि इजाज़त तो सुप्रीम कोर्ट नहीं दी है। नहीं, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एक बेसिक बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी हो, हाई कोर्ट ने इजाज़त दी हो, मैं तो एक बेसिक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। तो फिर आप ये कहें कि एक सिविलियन दौर में मिलिट्री कोर्ट्स भी हो सकती हैं, सिविलियन का ट्रायल भी हो सकता है, ये सारी बातें अब सुप्रीम कोर्ट ने की है, तो सुप्रीम कोर्ट पे भी तो क्वेश्चन मार्क है ना। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सी, सुप्रीम कोर्ट ने तो मिलिट्री डिक्टेटर्स को नज़रिया ज़रूरत के तहत आईन में तरमीम का भी इख्तियार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको हर उससे आमरियत को उन्होंने जिला बख्शी जो कि आइन को तोड़कर आइन को सस्पेंड करके आई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की तो बात छोड़ दें। मेन चीज़ ये है कि मैं तो इस केस की बात कर रहा हूँ। हर केस का कोई मेन अक्यूज़ होता है ना। कहा तो ये जाता रहा है ना कि मेन अक्यूज़ इज़ इमरान खान, और बहुत से लोगों का ख्याल है जनरल फैज़ भी हैं। अगर चलें जनरल फैज़ का केस एक तरफ रख देते हैं, इफ़ इमरान इज़ अ मेन अक्यूज़ इन दिस केस, जो कि कहा जा रहा है कॉन्स्पिरेसी, वो तो आप ट्रायल जब करते हैं तो एक ट्रायल करते हैं ना। एक ही चीज़ का 2 ट्रायल, तो मेन अक्यूज़ का ट्रायल अलग क्यों हो और बाकी जो उसके साथ को अक्यूज़ हो उनका अलग ट्रायल क्यों हो? तो मुझे नहीं पता कि मेन अक्यूज़ का ट्रायल किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है। असल चीज़ यही है, चाहे मेन अक्यूज़ हो या को अक्यूज़ हो। मैं इस केस के बारे में इसलिए कमेंट नहीं कर सकता
यानी मैं केस के हवाले से बात कर रहा हूँ, 9 मई के हवाले से नहीं कह रहा, केस के हवाले से, इसलिए कि मुझे नहीं पता कि उस प्रोसीडिंग्स में क्या हुआ, बिकॉज आई एम नॉट अ विटनेस टू द प्रोसीडिंग, नन ऑफ अस आर द विटनेस। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो जो सज़ा हुई है या बरियत हुई है वो दोनों मेरिट पर हैं या नहीं है। अब जाहिर है जब अपील में जाएगा तो हम देखेंगे। दूसरी ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अब तक कोई भी ऐसी इंडिकेशन या इस तरह की वो चीज़ नहीं दी जिसके बारे में कहा जाए कि शाह महमूद कुरैशी कमज़ोर पड़ गए या शाह महमूद कुरैशी ने जो है कोई समझौता कर लिया। इसलिए अगर समझौता किया भी है तो वो जल्दी से सामने आ जाएगा अगर किया है, और अगर बरियत मेन केस में बरियत हो गई है तो बाकी केस में उनके बरियत होने में कोई ज़्यादा रुकावट नहीं बनेगी। तो फ़र्ज़ करें अगले 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में आ जाते हैं, उनको वो रिहा होकर आ जाते हैं, तो फिर उनकी पूरी पॉलिटिक्स डिटरमिन करेगी कि वो कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिशियन हैं या उन्होंने जो है वो अपने लीगल जो तरीके से केस लड़ के जीता है और वो है। लेकिन एक होता है मेरे नज़दीक, और मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ, इसमें अगर मैं सिंगल आउट करूँगा तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को, यानी ये भी नहीं देखा गया 10 साल की सज़ा देते वक्त कि एक कैंसर सर्वाइवर है, एक 75 ईयर ओल्ड लेडी, उसको अब ये मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि शायद यहाँ लीनियंट व्यू लेना चाहिए था और बहुत ज़्यादा लीनियंट व्यू लेना चाहिए था, क्योंकि हमने माजी में इस तरह की चीज़ें देखी हैं। लेकिन खैर एनीवे, अब ये इस वक्त जो फ़ैसला आया है और अगले 8-9 दिन में जो जिस तरह अभी आमिर कह रहे थे फ़ैसला आएगा, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो 5 अगस्त को जो भी तहरीक वहरीक की बात हो रही है, क्योंकि पीटीआई माशाल्लाह इतने हिस्सों में बटी हुई है कि वो कैसे तहरीक चलाएगी ये अभी देखना है। लेकिन ये लगता ये है कि उस तहरीक के लिए बाकियों के लिए एक वार्निंग है, क्योंकि जिस तरह 9 मई जो है वो गैर मामूली वाक़या था, वो किसी भी तरह ऐसा वाक़या नहीं था कि जिसमें जो है आप इवन माफ़ी भी क्यों हो, यानी अगर किसी ने इस तरह का संगीन जुर्म किया है तो उसके लिए माफ़ी क्यों हो उसमें, वो चले वो खैर अलग बहस है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो जल्दी जल्दी अगर फ़ैसले आने जा रहे हैं तो इसका बहुत हद तक ताल्लुक़ आने वाली तहरीक से है, और शायद पीटीआई के लिए एक तरीके से इसको वार्निंग के तौर पे भी लिया जा सकता है। और अब तहरीक इंसाफ इसको किस तरह देख रही है, तहरीक इंसाफ तहरीक कैसे चलाती है, अपने अंदर जो उनका माशाल्लाह बड़ा शदीद एक इख्तलाफात शदीद से शदीद होते जा रहे हैं, तो उसके बाद कैसे तहरीक चलेगी, कोई सरप्राइज़ हो तो अलग बात है उसमें, और पीटीआई सरप्राइज देती रही है माजी में, लेकिन बज़ाहिर मुझे लग नहीं रहा कि कोई इफेक्टिव मूवमेंट चला पाएंगे। सो इसका डायरेक्ट लिंक पड़ने जा रहा है तहरीक के ऊपर, बट क्योंकि शाह महमूद साहब की बात हुई है, आमिर इलियास राणा साहब, शाह महमूद कुरैशी के हवाले से आपको क्या लग रहा है कि आइंदा दिनों में उनकी मुश्किलात आसान होगी? क्वेश्चन किया जाता है बार बार शाह साहब को, लेकिन इतने अरसे से वो जेल में ही रहे हैं, उनके कोई ऐसी कोई शवाहिद नहीं मिले कि वो दूसरी तरफ गए हो। लेकिन हमने ये भी देखा क्वेश्चंस उस वक्त उठे जब उनके साहबजादे का नाम लिया गया। सो वेयर डज ही स्टैंड? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े खुशकिस्मत आदमी रहे हैं, कभी अरेस्ट नहीं हुए चाहे जो भी हालात हों, लेकिन उन्होंने जिस भी पार्टी में सर्व किया रहे उसके साथ लोटागिरी नहीं की। इतराजात हुए, मुखालफत हुई, पार्टी छोड़ दी, साइड पे हो गए, बीच में से नहीं भागे। शाह महमूद कुरैशी के पास बड़ा अच्छा मौका था, अगर वो हीरो बनना चाहते तो इमरान खान को साइफर केस में वादामाफ गवाह बन जाते, सजा हो जाती। उन्होंने वो भी नहीं किया। उसके बाद एक तवील अरसा और कैद काट ली, 2 गिले किए। चंद महीने पहले उन्होंने कहा था कि कोट लखपत में हम भी पढ़े हैं, कोई हमसे भी आके मिल लिया करो, वो पार्टी से गिला था उनका। फिर उन्होंने एक खत लिखा जिसमें सजा पाने वाले उनके साथी मौजूद हैं कि डायलॉग करें, कि वो एक रास्ता है जिसकी बुनियाद पे शायद ये सारा शक व शुबा और गुफ्तगू शुरू हो रही है कि वो तो डायलॉग के हामी है। और इमरान खान ने चौगटा का जवाब भी मिल गया ना, कि कोई बात ही नहीं की कि नहीं बस अब हम ये तहरीक चलाएंगे। तो शाह महमूद कुरैशी बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं है, उनको पता है कि अगर मैं इमरान खान की आशीर्वाद के बगैर पार्टी चलाऊंगा तो वो मैं भी जीरो हो जाऊंगा, और वो कभी ये काम नहीं करेंगे। और इमरान खान का मैं अब तक ये समझाऊं कि वो कभी किसी को दूसरे को मौका भी नहीं देंगे, वो सियासी रास्ता अपना ही नहीं रहे। हालांकि ये खत भी उनके लिए एक अच्छा रास्ता था, वो बनाते कि मेरे पार्टी के वाइस चेयरमैन और जेल के असीरों ने कहा है तो मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, रास्ता तो खोलते।
प्राइम मिनिस्टर का मैसेज बजट वाले दिन बैरिस्टर गौहर को मिला, बराह रास्त जाके कहा। तो बातचीत का रास्ता इस तरह बनता है जब वो बार बार कहते हैं कि मैं तो उनसे बात करूंगा जिनके पास ताकत है। तो भाई ताकत वालों के साथ आपने लड़के देख लिया, 9 मई भी करके देख लिया। और साथ ही आज ही खबर आई है कि 26 नवंबर के जो केसेस खामोश पड़े हुए थे वाकैंड के थाने के, वो भी लगा दी हैं छुट्टी पे। जजों की छुट्टियां खत्म करके जो पिंडी की ATC है, जज साहब को बुला लिया गया, परसों वो भी केस लग रहा है। तो चीजें आसान नहीं हो रही। और जो मरकजी मुलजिम की बात मदर साहब कर रहे थे बिल्कुल बजा है। तो जाहिर है वो इमरान खान का केस GHQ हमले वाला रोका गया हुआ है। वो कोई इमरान खान के वकीलों ने स्टे नहीं लिया, किसी हाई कोर्ट ने नहीं रोका उससे। वो मेरा ख्याल है चलाने वाले जब चाहेंगे इस तरह ही चलाएंगे कि फिर वो जो 105 लोगों की शायद फहरिस्त है और 30-35 भुगत चुके हैं। मैं तो बार बार कह चुका हूं कि शायद 10-15 गवाह और लाके और आखिर में एक ऐसा गवाह जिसकी इजाजत कोर्ट से ली जाएगी चक्री वाली जगह पे जहां मीटिंग हुई थी, वो बताएगा कि मैंने ये चीजें सर्व की थी और वो बयान उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है। उस बयान के बगैर जो बाकी बयान आया था उसी पे इन सब मेन मुल्जिमान की जमानतें लाहौर हाई कोर्ट मुस्तरद कर चुकी भी है। तो ये चीजें बढ़ रही हैं आगे। मेरे ख्याल में PTI को समझदारी का सबूत देना चाहिए। मैं कोई उनको ये नहीं कह रहा कि जाके बैत कर लें शहबाज शरीफ के हाथ पे। पॉलिटिकल लोगों को लाएं तो सही ना बीच में, कोई अपने लिए सियासी रास्ता बनाए, फिर आपका एस्टेब्लिशमेंट से भी रास्ता बन जाएगा। लेकिन जिस तरह तंग करके अभी तो बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि जो इंडिया के साथ जंग हुई थी उसके लोगों के भी केसेस जो हैं वो साइबर क्राइम में और उसमें पकड़ेंगे लोगों को लेके आ रहे हैं। और एक नई जंग मेरी इत्तला के मुताबिक इंडिया तो तैयार करके बैठा है, अगले 2 महीने में हमारे ऊपर वो आ जानी है। यहाँ मामला कुछ और जा रहे हैं। ये चीजें अपने टाइम पे आ गई हैं अब इत्तेफाक से, ऐसे वक्त में कि 4 महीने की डायरेक्शन भी आई हुई है और मामला सेटल होने की बजाय बिगड़ रहे हैं सियासी तौर पे। प्राइम मिनिस्टर की ऑफर को लेके PTI को डुगडुगी बजा देनी चाहिए कि आओ फिर बैठो, बताएं, बजाय शर्तें लगाने के बैठ के बात तो शुरू करें। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। इस पे ज़रूर बात कीजिएगा मज़र अब्बास साहब। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई कि रिचर्ड ग्रेनेल जो बड़े दिनों से पहले PTI के हक में बात कर रहे थे, फिर उन्होंने डिलीट कर दी वो ट्वीट्स। PTI की जो एक लव अफेयर उनके साथ शुरू हुआ था वो भी ख़त्म हुआ। लेकिन फिर रिचर्ड ग्रेनेल ने बानी तहरीक इंसाफ के बेटों से भी मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने वो पिक्चर भी रिलीज़ की और फिर उन्होंने ये भी लिखा एक्सपर्ट कि दोस्तों को खुश आमदेद, कासिम और सुलेमान के साथ वक्त गुजार कर अच्छा लगा, आप दोनों मजबूत रहें। दुनिया में लाखों अफराद सियासी इंतकाम का सामना कर रहे हैं, सियासी इंतकाम का सामना करने वाले आप अकेले नहीं हैं। कंसिडरिंग कि उस वक्त आई है जब ये बात कही अलीमा खान साहबा ने पहले कि वो आएंगे पाकिस्तान, रिहाई में भी हिस्सा लेंगे। सो रिचर्ड ग्रेनेल एक दफ़ा दोबारा इस इक्वेशन में शामिल हो रहे हैं। देखिए, अब ये सारी चीज़ें तो तहरीक इंसाफ को देखनी है कि वो अपनी कौन सी स्ट्रैटेजी को अपनाती है, क्या प्लान है उनका तहरीक चलाने का, किस तरह, क्योंकि अभी तो बियॉन्ड 5 अगस्त हमें कुछ नहीं पता। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के हार्ड कोर को पता होगा, कोर कमेटी को पता होगा उनकी, लेकिन कोई चीज़ पब्लिक नहीं है कि 5 अगस्त को क्या होगा और 5 अगस्त के बाद को क्या होगा। क्योंकि इनिशियली तो ये बात हुई थी कि 5 अगस्त को बिल्कुल इंतहा होगी, तो अभी तो हमने इब्तिदा ही नहीं देखी है। तो अभी इंतहा, तो तहरीक कैसे चलाई जाती है और तहरीक कैसे चलेगी। अब तक तहरीक के अटेम्प्ट्स तो बहुत हुए हैं। आप यानी जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आया है, खुद इमरान खान साहब ने 2-3 अटेम्प्ट्स की, लॉन्ग मार्च की। एक लॉन्ग मार्च ऐसी भी थी जिसमें उन्होंने कहा कि अपने यानी बाकायदा सामान की तैयारी से आओ, और फिर वो 1 दिन में ख़त्म हो गई। फिर 9 मई की बहुत कहानियाँ हैं, 9 मई की बड़ी मुख्तलिफ़ कहानियाँ हैं उसकी। मैंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो उनके चीफ सिक्योरिटी, उनसे भी मैंने बात की थी वो। लेकिन असल चीज़, अब जैसे आमिर ये बात कर रहे हैं कि उनका GHQ वाला जो केस है वो रोका है, जब चलाएगा। अब ये जो है, ये पूरे केस पर क्वेश्चन मार्क होता है कि एक मेन अक्यूज़ को आपने अलग कर दिया और बाकी ट्रायल का फैसला हो गया। यानी ये कैसे हो सकता है कि एक केस की 2 मुख्तलिफ चार्जशीट हों। एक ही केस है ना, उसकी 2 मुख्तलिफ चार्जशीट कैसे हो सकती हैं? अगर मेन अक्यूज है कोई एक वो है, तो ये जिस तरह आमिर, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि पॉलिटिकली तहरीक इंसाफ ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में उनको काफ़ी नाकामी हुई। अगर वो सिर्फ ठंडे दिमाग से सोचें इस बात को कि 9 मई को उन्हें इमरान खान साहब को कैसे हैंडल करना चाहिए था। और अगर आप, मैं कई साल पुरान पीछे ले जाऊं आपको,
तो जब PIA हाईजैकिंग हुई थी 81 में, तो उसी वक्त MRD बनी थी, नई MRD बनी थी। और एकदम जब हाईजैकिंग हुई तो सरदार अब्दुल क़य्यूम ने और अपनी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को MRD से अलग कर दिया उसने। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने, क्योंकि हालांकि उनके भाई दोनों भाई उसका हिस्सा बने, उन्होंने ओन की, बेनज़ीर भुट्टो ने कम्प्लीटली अपने आप को डिस्टेंस कर लिया उसके हाईजैकिंग से, पूरे उससे। और बाद में भी सिर्फ वही नहीं किया उन्होंने, बाद में भी उन्होंने वापस आके उन सारे लोगों को जो मुर्तज़ा के साथ जाना चाहते थे, उन्हें पीपल्स पार्टी से उनसे कहा कि आप लोग, जो लोग मुर्तज़ा के साथ रहना चाहते हैं वो मुर्तज़ा के साथ रहना चाहें, जो मेरे साथ चलना चाहते हैं उनको ये रास्ता तर्क करना पड़ेगा, उसे आप कॉम्प्रोमाइज़ किए। बहुत से लोगों ने कहा कि अमेरिकन झंडे जलाने छोड़ दिए, ये सारी चीज़ें कर दी, और मुर्तज़ा ने एक बिल्कुल रेडिकल लाइन बरकरार रखी। ये सारी चीज़ों से सीखता है आदमी। तहरीक इंसाफ ने 9 मई हुआ, 26 नवंबर हुआ, और अब जो सिचुएशन है उसमें फिर सिलेक्शन ऑफ लीडरशिप, इमरान खान साहब ज़ाहिर है जेल में हैं और उन्होंने बड़े जो है इसका क्रेडिट देना पड़ेगा कि 2 साल बहुत से लोग समझ रहे थे कि कोई कह रहा था 1 महीना नहीं बर्दाश्त होगी, कोई कह रहा था 6 महीने, उन्होंने 2 साल बर्दाश्त की। लेकिन जो उन्होंने अपनी ऑल्टरनेट लीडरशिप सामने लेकर आए, उसके अंदर तहरीक चलाने की सलाहियत हमें नज़र नहीं आई उसमें। वो बहुत अच्छे लोग हैं, बट नज़र साहब, जो आमिर इलियास साहब का पॉइंट था वो ये कि आप तहरीक की तरफ ही क्यों जाएं, आप बातचीत करें, व्हेन यू हैव दैट ऑप्शन उसको अवेल करें। आपको प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, देखिए नहीं, क्यों नहीं जाएं तहरीक की तरफ। आप रोज़ उनके लोगों को पकड़ते हैं, आप रोज़ उनके लोगों पे उन्होंने पकड़ा हुआ है, आपने बहुत से लोग अंडरग्राउंड हैं। एक केस को जिस तरह यहाँ आपने कराची में आपने आज तक बताएं 22 अगस्त 2016 का केस क्यों नहीं कंप्लीट हो पा रहा MQM लंदन का? इसलिए कि आप उसको सियासी अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। जो भी ज़रा MQM में उन्होंने थोड़ा सा इधर उधर किया, MQM पाकिस्तान ने फ़ौरन 22 अगस्त खुल जाता है और फिर 22 अगस्त बंद हो जाता है। इसी तरह 9 मई की जिन लोगों ने मजम्मत कर दी, तो क्या वो 9 मई से बरी हो गए? कैसे बरी हो गए उसमें? तो ये जो हम पॉलिटिसाइजेशन ऑफ केसेस करते हैं, जो केस मेरिट पर भी हो, यानी केस अगर मेरिट पर है और मेरिट पे ये साबित होता है कि वो 9 मई में मुलव्विस था, तो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बरी हो जाता है उससे जराइम से। ये कौन सा इंसाफ है? ये जो हमारी कॉन्ट्रडिक्शंस है ना, हमारी रियासत की कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इससे आप जो जेन्युइन केस है, और वो बहुत ही जेन्युइन केस है क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड है कि आपने जिस तरह इदारों की इंस्टॉलेशन पे अटैक किया, लेकिन आपने पूरे मुकदमे को सियासत ज़दा कर दिया, पूरे मुकदमे को लिंक कर दिया सियासत से। यानी कंडेम करें तो आप ओके हैं, आप जाके पार्लियामेंट में बैठे, कंडेम नहीं करेंगे तो आप पे ट्रायल होगा, आपकी जेल होगी, आपको सजा होगी। ठीक है, राइट। ये जब आप करेंगे तो वो केस की मेरिट किल हो जाती है। राइट। सो ज़रूर इस पे कमेंट कीजिएगा आमिर इलियास साहब, लेकिन साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या खान साहब के बच्चे आ रहे हैं पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू योर इंफॉर्मेशन? देखिए, उनको आना चाहिए, वो आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे, उनके वालिद हैं, जेल में हैं, 2 साल हो गए। वो उससे पहले आए थे जब वजीराबाद हमला हुआ था, वो 1 दिन रहे या 2 दिन खान साहब से मिलके चले गए थे, उसके बाद वो आए नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो आए, फिर वो अपने वालिद की रिहाई के लिए कोशिश करें, ये भी उनके ऊपर फ़र्ज़ बनता है। वो सियासत में आए ना आए, अपने वालिद के साथ तो खड़े हों। चलें, वो अब निकल आए हैं अपनी वालदा की इजाज़त से। अमेरिका में हमें ट्वीट भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन उनको मिलेगा क्या रास्ता? देखना ये है कि किस तरीके से कोई बात हो सकेगी। क्या जैसे कल उनकी फुप्पो ने कहा कि जी वो नायकॉप उनके पास होना चाहिए, वो पैदाइशी पाकिस्तानी बन सकते हैं क्योंकि उनके वालिद पाकिस्तानी हैं, तो उसमें तो कोई मसला नहीं है कि ना हो। लेकिन जो लोग अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, इन सब से आते हैं जहाँ डुअल नेशनैलिटी है, वहाँ पे देखा सिर्फ ये जाता है कि जब जैसे वो राना सनाउल्लाह का एक बयान आया, फिर उन्होंने वजाहत भी की, और बरतानवी सफारत खाने से अगर वो बरतानी शहरी के तौर पे आते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी नायकॉप पे नहीं एंट्री करनी पड़ेगी। उन्होंने अगर बरतानवी हुकूमत से हेल्प लेनी है तो उन्हें अपने बरतानवी पासपोर्ट पे वीज़ा लेके आना होगा कि हम अपने वालिद से मिलने जा रहे हैं।
तो वो अगर कुछ फिर उनके साथ कुछ होता है तो बरतानिया उनकी मदद के लिए, अपने शहरी के लिए आएगा। अब अगर वो पाकिस्तानी के तौर पे पाकिस्तान में एंटर होते हैं और वो सियासत करते हैं तो वो उनका राइट है। डुअल नेशनल वाले सारे सियासत में मौजूद हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वो अगर अपने वालिद के लिए सियासी तहरीक चलाना चाहते हैं तो वो बड़ी तहरीक बन सकती है ना, कि घर से लोग निकलें। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। जैसे अभी मदर साहब बता रहे थे ना कि बेनजीर भुट्टो निकली है, नुसरत भुट्टो है, फिर आगे कलसूम नवाज मरहुमा है, फिर ये अपना मरियम नवाज है, इन सबने तहरीकें चलाई हैं फैमिलीज में। तो यहाँ पे उनकी बहनें आ रही हैं लेकिन तहरीक लीड नहीं कर रही। अगर उनके बेटे आते हैं, उन्होंने कोई जुर्म तो नहीं ना किया होगा, वो खालिस सियासत करते हैं एज ए पाकिस्तानी, तो उनको करनी चाहिए। ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। बट आज के लिए इतना ही है। इस पे हम आने वाले दिनों में ज़रूर मजीद बहस कर लेंगे। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत की मरकजी क़यादत के इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं। भारत राज्यसभा के चेयरमैन और नायब सदर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नरेंद्र मोदी पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ गया है। कल भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे ये प्रेशर मजीद आगे जा सकता है। भारतीय नायब सदर ने अब इस्तीफे की वजह जो दी है वो ये है कि उनकी सेहत ख़राब है और सेहत को खदशात है। ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से इस इस्तीफे पर हैरत का इजहार किया जा रहा है। जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 में नायब सदर बने थे और इस ओहदे पर उनकी मुद्दत मियाद 2027 तक थी। पीर के रोज़ जगदीप धनखड़ ने बतौर चेयरमैन ईवान बाला राज्यसभा के इजलास की सदारत की थी। इस इजलास के दौरान चंद नए मेंबरान ने अपने ओहदों का हल्फ उठाया था। इस इजलास में अपोजिशन ने हुकूमत से ऑपरेशन सिंदूर पर बहस का मुतालबा किया था और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि भारतीय नायब सदर ने अपोजिशन को ऑपरेशन सिंदूर पर उसी हफ्ते कहा था कि हम बहस ज़रूर कर लेंगे। फिर अचानक पीर की रात जब ये इस्तीफ़ा आया तो बहुत सारे सवालात जन्म ले गए। ये भी खबरें सरगर्म हैं कि शायद भारतीय हुकूमत अपोजिशन सिंदूर पर बहस के लिए तैयार नहीं थी और यही इख्तलाफात भारतीय नायब सदर के इस्तीफ़े की वजह बने हैं। भारतीय नायब सदर तो अपना इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर के जो उन्होंने झूठ बोले हैं उनके एक्सपोज होने के बाद इस्तीफ़े देने के लिए दबाव मज़ीद बढ़ा है। नरेंद्र मोदी के हर झूठ को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार बेनकाब भी कर रहे हैं। आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर 5 भारतीय तैयारी गिरने की तस्दीक कर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जंग को रुकवाने में उन्होंने क्या किरदार अदा किया था। एंड इसका बैकग्राउंड अगर देख लें, भारत में शदीद शोर मचता है जब भी वो ये ऐसा बयान देते हैं और अब ऐसे लगता है कि वो तो बाकायदा ट्रोल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप यही बयान दे देते हैं। अब फिर सुन लीजिए। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अमेरिकी सदर के बयान पर तबसरा करते हुए कहा है कि अमेरिकी सदर ने 25 बार ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने का दावा किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। लेट्स वॉच हिम। सो एग्जैक्टली भारतीय नायब सदर के इस्तीफे के पीछे क्या वजूहात हैं? क्या भारतीय नायब सदर के बाद नरेंद्र मोदी भी अब इस्तीफा देने जा रहे हैं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जनरल जाहिद महमूद मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो एग्जैक्टली हम क्या कह सकते हैं, किस कदर एम्बैरेसिंग मोमेंट है भारत के लिए? एक बार नहीं, दूसरी बार प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि आपके 5 तैयारे गिर चुके हैं, जबकि वो इस पर झूठ बोल रहे हैं। जी देखिए, भारत को हम देखते हैं कि भारत इस वक्त एक स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज स्टेट नज़र आता है और पूरी जो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उसकी बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है जी कि व्हाट ऑल हैज हैपेंड विद इंडिया। खास तौर पे ये पहलगाम के बाद जो चीज़ें हुई हैं सबको मालूम है कि इंडिया के साथ क्या हुआ है और चूँकि इस वक्त एक लीड उनकी पॉलिसी भी है ट्रंप की, एक ट्रेड को वो लीड कर रहे हैं, तो वो अपनी कुछ क्वर्जन और समझ लें कि एक अपना जो उनका भी, अगर इंडिया एक ह्यूब्रिस एटीट्यूड के साथ एक घमंड वाली स्टेट है तो अमेरिका का भी अपनी एक अप्रोच है। बार बार अमेरिकन प्रेसिडेंट को एम्बेरस कर रहे हैं कि जी हमने तो उनको नहीं कहा था कि वो करें पाकिस्तान और भारत के दरमियान में पीस डील करवाएं, लेकिन उसके बाद ऑन ग्राउंड हम देखते हैं तो वो कोई ऐसी चीज उन्होंने की नहीं जिससे ये मालूम हो कि जेन्युइनली इंडिया एक नाराज है। वो एक सिर्फ अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए बार बार वो प्रेसिडेंट को एम्बेरस कर दो। प्रेसिडेंट ट्रंप है वहां पे भी वो इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्रेसिडेंट, ही इज लिटिल डिफरेंट।
तो इनको बार बार याद दिलाते हैं कि तुम लोग की औकात यही है कि तुम लोग तो अपने 5 जहाज उन्होंने मार गिराए। वो जहाँ पे बात करते हैं 2 न्यूक्लियर कंट्रीज की आपस में लड़ाई का कि जी वो किसी हद तक जा सकती थी, वो मैंने रुकवाई जब पीस है, और साथ ही वो बता देते हैं इंडिया को कि तुम लोग 5 जहाज इसी पाकिस्तान ने गिराए हुए हैं। सो हम ये देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिका बार बार बता रहे हैं कि हमने आपकी दोस्ती करवाई है, सीज फायर करवाया है, भारत मुसलसल इनकार कर रहा है। सो ये जो एक आपस में अपोजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं, यही दोनों ममालिक के दरमियान बिगाड़ रहे हैं ताल्लुकात। देखिए दोनों के इंटरेस्ट हैं यहाँ पे। फरिया बात इस तरह है कि इस तरह होता नहीं है कि आप अपनी जाती यस प्रेसिडेंट ट्रंप पे है कि वो जब अगर वो उनकी ईगो हर्ट होगी तो वो किसी तरीके से भी इंडिया को कोर्स कर सकते हैं। बट इंडियंस आर वेरी कनिंग स्टेट जी। वो अपनी डिप्लोमेसी में भी जो उनकी चांकिया का जो लेसन उन्होंने लर्न किए हुए हैं, जो उनकी आदतें हैं, वो उसको परसू करते हैं और उसको परसू करते रहेंगे। और इनकी आपस में टेसिट अप्रूवल्स भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है। लेकिन अगर अमेरिका से वो जेन्युइनली नाराज होते और गुस्से में होते तो वो बुलाते अमेरिकन एम्बेसडर इन न्यू दिल्ली और उनको कहते, उनको डिमार्च करते, प्रेसिडेंट ट्रंप से वो बातचीत न करते, उनसे उनको फॉरेन ऑफिस जो उनके या जो एम्बेसडर अमेरिका में वो कोई स्टेटमेंट जारी करते। तो इट इज ऑल फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस। आई डोंट थिंक सो कि इंडिया और अमेरिका अपने ताल्लुकात को इतना खराब करना चाहेंगे इसके ऊपर, अनटिल अनलेस जब ट्रेड जो जिसको एज अ लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी कह लें, या जो ट्रेड के लिए जो ट्रंप की अप्रोच है उसके बीच में कोई कोरिजन में इनको जरूरत पड़ जाए तो वो इंडिया को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नाराज हो सकते हैं उनके साथ। बट ओवरऑल इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में वो इसको गो कि ये मरा हुआ पार्टनर है, एक वल्नरेबल पार्टनर है। वो जो सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था वो वैसा तो निकला नहीं है, लेकिन अभी भी इसको जो भी इसमें कैपेसिटी कैपेबिलिटीज है इसको यूज करना चाहेंगे अगेंस्ट देयर मेन 2 कंपिटिटर्स चाइना एंड रशिया। एंड ऑफ कोर्स रीजन में अपना एक वो थोड़ा सा रखेंगे, थ्रू इंडिया अपना इन्फ्लुएंस रखने की भी कोशिश करेंगे। सो जनरल साहब, भारत में हमने देखा कि नायब सदर ने इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने भारतीय राज्यसभा में, क्योंकि ऑपोजिशन को बताना था, ब्रीफ करना था ऑपरेशन सिंदूर में, इसीलिए उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया है और अब प्रेशर है नरेंद्र मोदी के ऊपर भी। हाउ डू यू लुक एट दैट? नरेंद्र मोदी तो वैसे भी एग्जिट स्टेज पे हैं जी। नरेंद्र मोदी जो अपनी पॉलिटिक्स जिसके लिए उन्होंने पूरे साउथ एशिया रीजन को 1.6 बिलियन लोगों की लाइफ को दांव पे लगा लिया था। अगेन सितंबर में भारत ने MiG-21 तैयारी ग्राउंड करने का ऐलान कर दिया। सो ये जो ऐलान है, अगेन ये PF की विक्ट्री या भारत की नाकामी की वजह से ही हुआ है? देखिए वो मिग इनके जो तैयारे थे जो ऑलरेडी उनको तो फ्लाइंग कॉफन्स और इस तरह के खिताब मिल चुके थे और इनकी एब्सोल्यूट एयरफोर्स है। भारत जो भी मिलिट्री स्ट्रेंथ में क्लेम करता है, नॉट ओनली इन तैयारों की आई मीन मद में या तैयारों के कॉन्टेक्स्ट में, बल्कि बाकी भी जो ह्यूब्रिस अप्रोच के साथ जो क्लेम करता है वो ऑन ग्राउंड है नहीं। इतनी इनमें करप्शन पाई जाती है, इतने इनके इश्यूज हैं, सीरियस स्वेयर किस्म के इश्यूज हैं। सो रशिया ने भारत को Su-57 स्टेल्थ तैयारी फराहम करने की ऑफर की है। वो ये भी कह रहे रशिया कि वो इस तैयारी की टेक्नोलॉजी भी फराहम करेगा जिससे उनके भारत में उनके तैयारों की प्रोडक्शन हो सकेगी। ये एक पूरा प्रोसेस है। अगर ये होता है तो कितना चैलेंजिंग होगा पाकिस्तान के लिए? जी देखिए, रशिया के साथ उनकी पहले भी कोलैबोरेशन है, कोई एक नई चीज नहीं है। और पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज चैलेंज नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान जो भी उनकी मिलिट्री डेवलपमेंट होती है उसके साथ साथ पाकिस्तान भी अपनी तैयारी करता रहता है। हाँ, एसिमेट्री जरूर है पाकिस्तान की और इंडिया की कन्वेंशनल डोमेन्स में। देखिए ना, $80 बिलियन का बजट है जी वहाँ पे। पाकिस्तान 11 बिलियन 10 to 11 बिलियन डॉलर का बजट है। एसिमेट्रिक तो बहुत है। दे हैव अ बिग आर्मी, दे हैव अ बिग रीजन टू डिफेंड, बट हाउएवर पाकिस्तान नोज के हाउ टू नॉक आउट द इंडियन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चाहे वो ग्राउंड फोर्सेज में हो, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे वो नेवी में हो। तो आई थिंक चैलेंज तो होगा, ऑफ कोर्स एसिमेट्री आ जाती है, लेकिन पाकिस्तान इन चैलेंज से साथ निपटता रहेगा। पाकिस्तान के पास अब फुल स्पेक्ट्रम इन ऑल डोमेन्स रिस्पॉन्सेज मौजूद है और पाकिस्तान उसकी तैयारी भी कर रहा है, क्योंकि इनकी जो हिब्रिस्टिक अप्रोच के साथ ये जो सेफ्रनाइज्ड एप्लीकेशन है, ये जो हिंदुत्व की एप्लीकेशन है, पाकिस्तान इज एक्सपेक्टिंग कि किसी वक्त भी फॉल्स फ्लैग करके अपने जो सुपरा नेशनलिस्ट एजेंडा है उसको फॉलो करते हुए अपने
ऑब्जेक्टिव्स के लिए वॉर को एज इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, तो पाकिस्तान इज कॉग्निजेंट ऑफ दैट और पाकिस्तान उसके गाय बगाए उसके साथ साथ अपनी तैयारी करता रहता है जी। सो जो चाइना से J-35 तैयारे पाकिस्तान खरीदना चाह रहा है, ये कब तक डिलीवर हो जाएंगे? पाकिस्तान और जो चाइना है जी, उसकी जो अपने ताल्लुकात हैं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो बहुत ही इम्प्रूव्ड फॉर्म में है और वो साथ साथ चलती भी रहती है और F-35 की बातचीत भी हो रही है, वो ऑलमोस्ट काफ़ी एडवांस स्टेजेस में है और बिल्कुल मुकाबला कर पाएंगे जी। देखिए राफेल भी बड़ी अच्छी मशीन थी, F-35 भी ऑफ कोर्स स्टेल्थ है, पाकिस्तान फिर 5th जनरेशन की तरफ भी जा रहा है, तो पाकिस्तान इंडिया को जहां पे भी मिलिट्री डोमेन्स हैं उसमें बिल्कुल मैचिंग रिस्पांस के साथ और क्विड प्रो को प्लस, जिसको मैं बोलता हूं कि उनका जो पाकिस्तान का रिस्पांस है वो 2 नॉच अप जाएगा जी इंशाल्लाह, और उसकी तैयारी करते रहते हैं। ऑफ कोर्स दोनों जो मशीन्स हैं उनके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप उस वेपन को, उस इक्विपमेंट को, उस मशीन को, उस प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करते हैं। तो पाकिस्तान का जो प्रोफेशनलिज्म है हमारी एयरफोर्स का, हमारी मिलिट्री का, दैट इज सेकंड टू नन अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कोई कमियां कोताहियां होती हैं तो उसमें भी पूरी है, बट F-35 इज वर्थ कम्पीटिंग विद एनी मॉडर्न प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड जी। सो इस वक्त भारत की स्ट्रैटेजी क्या है? वो अपने मुकामी तैयार करदा तैयारों से अगर इसको कवर अप करते हैं, लेकिन हमने देखा राफेल विच इज़ एन एक्सीलेंट एयरक्राफ्ट, उसकी भी नाकामी हो गई, तो अब लोकल तैयारों से वो किस तरीके से मुकाबला करने का प्लान कर रहे हैं? देखिए फिक्शन वर्ल्ड में तो बहुत अच्छा मुकाबला कर सकेंगे जी। इंडिया जो है इस वक्त फिक्शन मिलिट्री के साथ, क्योंकि ये मिलिटेंट विंग बन गया आरएसएस का, मैंने बताया ना, ये क्लेम बहुत टॉल क्लेम्स करते हैं, बट पाकिस्तान इज कॉग्निजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पाकिस्तान के पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्कुल उतनी ग्रो करती रहती है जितना इन्होंने रिस्पॉन्ड करना था, चाहे वो मिसाइल डोमेन में हो, चाहे वो न्यूक्लियर डोमेन में हो, चाहे वो टेक्टिकल ऑपरेशनल डोमेन में हो, पाकिस्तान उसका मुकाबला बिल्कुल करता रहेगा। ये टॉल क्लेम्स करते हैं, इतनी इनकी प्रोग्रेशन होती नहीं है। कोई भी इनका प्रोग्राम आप पास्ट में देख लें जिसने अपनी टाइमलाइन मीट की हो, तो फिर आप तो कहेंगे कि ये उधर जा रहे हैं। ये अनाउंस बहुत कुछ करते हैं, सिर्फ अपनी जो आवाम है इनकी, उसको इन्होंने गोदी मीडिया के थ्रू बेवकूफ़ बनाया हुआ है और देयर आर लॉट ऑफ करप्शन, लॉट ऑफ लॉसेस। और ये देखिएगा कि ये सारे प्रोग्राम जो अभी भी क्लेम कर रहे हैं, ये उन्हीं प्रोग्राम्स की तरह होंगे जो पास्ट में इन्होंने शुरू किए और फिर अबंडन कर देते हैं। Right, General Saab, thank you so much for joining us. We'll take a break and we will be right back. एंड वेलकम बैक। बलूचिस्तान में जो एक कंदोनाक वाक़या हुआ वो कई दिनों से डिस्कस हो रहा है। मुबैना तौर पर गैरत कोट एंड कोट के नाम पर कत्ल होने वाले जोड़े के केस में आज एक नया मोड़ भी सामने आया है। मकतूल खातून बानो बीबी की वालिदा ने आज अपना बयान जारी किया और मकतूला पर ही इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने 5 बच्चों की मां होने के बावजूद गैर मर्द के साथ उनकी जो थे रिलेशनशिप थे। क्या कह रही हैं वो ज़रा देख लीजिए। इस वाक़े पर सेनेट के इजलास में बहस हुई और सेनेटर्स ने जिरगा के ज़रिए मकतूल जोड़े को सज़ा देने की मज़म्मत की और कातिलों को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा किया। ये भी देखिए। इतना बड़ा सान्या हो गया, हुकूमत वक़ूफ 2 माह बाद उस वक्त खबर मिलती है जब ये सोशल मीडिया पे इसका चर्चा हो। जब तक इनका कला कमा नहीं करेंगे ये अदालतें लगती रहेंगी। क्या है, हम किस मुल्क में रह रहे हैं? उन्होंने क्या 2 इंसानों को कत्ल किया है? उन्होंने पाकिस्तान की आबरू को कत्ल किया है। जो इस वीडियो में था वो कातिल है, उसको सजाए मौत होनी चाहिए, लेकिन के इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए कानून के जरिए उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि जब तक कौम सजा नहीं देखेगी मेरी नजर में ये चीज खत्म नहीं होगी। एक बंदा घर में बैठ के वो ये फैसला करता है कि फलाने को मारो। कुछ चीजों को मिसाल बनाने के लिए इबरतनाक सजा दे। आज जो बंदे वीडियो में देख रहे हैं और जिसने ये फैसला किया उसको इस डी चौक में लटकाए, आप देखें इसके बाद ऐसा कोई फैसला करता है। अब वो 2 मासूम जिंदगियां वापस नहीं आएंगी, चाहे वो मुजरिम भी हों। जिस तरह उस खातून को गोली मारी गई है, हम प्रोटेस्ट करते हैं। जानवरों को इस तरह गोली मारी जाती है। क्या समझते हैं ये लोग कि अपने हाथ में इंसाफ लेंगे? 2 दिन कबल चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने एक स्टेटमेंट दी थी, उसके ऊपर भी बहुत बहस हुई। लेट्स सी उन्होंने क्या कहा। 11 लोग जो हैं वो इस केस में अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं और उन गिरफ्तारियों में एक कबायली सरदार साहब जो हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि ये शायद न्यूली मैरिड कपल थे। दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल। उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। जो बच्ची थी जो मारी गई हैं, उनके जो हैं वो 5 बच्चे हैं। उनके जो शोहर हैं उनका नाम नूर है। इसी तरह दानिश मुराद GNN के रिपोर्टर हमें क्वेटा से ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब तक कल तक वाकये में 13 लोग गिरफ्तार हुए थे।
क्या उसके बाद मज़ीद गिरफ्तारियां हुई हैं और जो शख्स फायरिंग कर रहा है खातून पर वो भी गिरफ्तार है? ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त ये है कि 13 आप बता रही हैं, 11 अब तक वज़ीर आला बलूचिस्तान ने और जो हुकाम हैं बलूचिस्तान के उन्होंने तस्दीक की है कि अब तक 11 अफराद बशमूल सरदार सातकज़ई के वो गिरफ्तार हुए, जिनमें से 2 को जो है वो अदालत के सामने अब तक पेश किया गया है। ओवरऑल सिचुएशन ये है। अब अगर इसके बैकग्राउंड में हम जाएं और बात करें तो छोटी ईद के बाद ये वाक़या पेश आया था। मकामी लोगों से मेरी बात हुई, उनका यही कहना था कि छोटे ईद के बाद ये वाक़या पेश आया और लड़की जो है वो अपनी मर्ज़ी से एहसानुल्लाह नामी जो उसका हमसाया था उसके साथ चली गई। और ये बताया गया कि चंद लोगों ने ये बताया कि ये 10 से 15 रोज़ के दौरान 10 से 15 रोज़ तक ये आपस में रही एक साथ, जबकि कुछ ये कह रहे हैं कि 20 से 25 रोज़ तक जो है वो ये आपस में रहे, जिसके बाद ये वापस आए या बुला लिया गया। इसकी किसी ने भी तस्दीक नहीं की कि आया ये वापस आए या इनको बुला लिया गया। अलबत्ता ये दोबारा से इलाके में नमूदार हुए, लड़की अलग और लड़का जो है वो अलग तरीके से अपने अपने घरों को पहुंचे और जिसके बाद ये वाक़या जो है वो चलता रहा और मामूली सी एक जो है वो जिरगा टाइप कहें या दोनों खानदान बैठे या कुछ हुआ जिसमें ये मामला इनके पहले मरहले में तय पा गए और ये मामला यहीं पर इख्तिताम को पहुंचा, पहला जो मामला था। अब बैकग्राउंड यहाँ पर ये कुछ क्लियर हो गए। उसके बाद जब ये वाक़या हुआ फायरिंग का वाक़या, ओके, हम इस पे आते हैं। मुझे मेन क्वेश्चन ये था कि जिन्होंने फायरिंग की है वो गिरफ्तार हैं कि नहीं है? नहीं, अब तक वो उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। ठीक है, जो इस वीडियो में हैं उनमें से कौन कौन गिरफ्तार है इस वीडियो में से? एग्जैक्ट ये नहीं कहा जा सकता उनमें से कौन कौन से गिरफ्तार, अलबत्ता जिन पर इल्जाम है उनमें से 11 अफराद जो है वो गिरफ्तार है बशमूल सरदार शेरबाज सातकज़ई की। सो आप ये कह रहे हैं कि वीडियो में जो लोग हैं वो कंफर्म नहीं है कि वो गिरफ्तार हुए हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सो आपको क्या लग रहा है, आप बलूचिस्तान को अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या ये एक इस वाक़े में ज़रूर सज़ा मिल जाएगी या जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें आपको लगता है कि शायद ना मिल सके सज़ा? अगर माजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी को सजा मिले, ये मेरी जाती राय है। लेकिन चूंकि माजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए अगर अब लोग अब तक फरार हैं, गिरफ्तार नहीं हुए बहुत सारे लोग। अब तक ओवरऑल सिर्फ 11 लोग गिरफ्तार हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो सरदार के लोग हैं। सरदार को बचाने के लिए दूसरे सरदार भी निकल आए हैं जिनमें नवाब शाहवानी हैं, सरदार बंगुलजई है, सरदार मोहम्मद शही हैं और बाकी हैं। उन्होंने इस वाक़े की सरदार गिरफ्तारी की मजम्मत की और उन्होंने ये कहा कि चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। एक मामला ये है कि जहाँ ये हम ये कह सकते हैं प्रेशराइज किया जा रहा है गवर्नमेंट को कि इस मामले को या तो लाइटली लिया जाए या तो इस मामले से सरदार को हटाया जाए, एक ये चीज़। दूसरी तरफ सरफराज बुगटी साहब जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है उन्होंने ये कहा कि मैं किसी भी प्रेशर में नहीं आऊँगा और इस केस को टेस्ट केस के तौर पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। बट लेट्स कम बैक, आप वो जो उनके ठीक है, ये हमें चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ही बताया कि वो शादीशुदा नहीं है, बट द क्वेश्चन इज कि अदालत ने किसी को सज़ा देनी है या किसी ने खुद ही अपने तय सज़ा देनी है या जिरका के थ्रू देनी है? इज़न्ट दैट द क्वेश्चन? या क्वेश्चन ये है कि वो शादीशुदा थे कि नहीं थे? अब डिपेंड करता है वो, लेकिन ये है कि सजा देने के अख्तियार सिर्फ अदालत के पास होता है। बलूचिस्तान चूंकि एक इलाका है, कबायली इलाका है, यहाँ पर जिरगे भी होते हैं और जिरगों में फैसले भी होते हैं और रोज होते हैं। रिपोर्ट नहीं होते वो अलग बात है, लेकिन रोज जिरगों में फैसले होते हैं। सिर्फ कारोबारी बट जो उनकी मदर ने बयान दिया है वो अपनी तरफ से दिया है, उनका ओपिनियन है या उनको ऊपर प्रेशर हो सकता है? इस बारे में मैं चूंकि उनसे मिला नहीं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अलबत्ता यह है कि इस तरह के मामलात में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। अब उनकी वालिदा का जो स्टेटमेंट है वो मामले को एक नया रुख में उन्होंने उस स्टेटमेंट ने मामले को नए रुख में तब्दील कर दिया है। वो मोरद इल्ज़ाम अपनी बेटी को ही ठहरा रहे हैं और इसमें ये मुतालबा कर रहे हैं कि सरदार समेत जो जो लोग गिरफ्तार हैं उन सबको रिहा किया जाए। तो अगर एक मामूली सा ज़हन है वो ये समझता है कि हो सकता है इसे प्रेशराइज किया गया हो इस बयान के लिए, स्टेटमेंट के लिए, और दूसरी जानब ये भी हो सकता है कि वो दुरुस्त कह रही हो, सरदार का इसमें कोई अमल दखल ना हो। लेकिन ये तो चूंकि वक्त ही बताया गया, अदालत में चूंकि मामला चल रहा है तो वहां पर भी सरदार के पास मुकम्मल इख्तियार है वो अपनी सफाई पेश करे। सो जो 5 बच्चों का कहा जा रहा है इन खातून के, उनकी उम्रें जो बताई जा रही हैं वो क्या उम्रें हैं उनकी? जो खातून है उनकी वालिदा के मुताबिक जो मरहूमा बानो हैं उनके बड़े बेटे की उम्र जो है वो 18 साल के करीब बताई जा रही है। वीडियो में भी वो बताया उन्होंने, और जो सबसे छोटा उनका बेटा है उसकी उम्र जो है वो 7 साल बताई जा रही है। ठीक है, सो मतलब 7 से 18 साल के माबैन बीच में इनके बच्चे। राइट। सो इस वक्त बलूचिस्तान में फीलिंग क्या है
क्या लोगों का सेंटिमेंट है इसी तरीके का जैसा कि सेनेट में हमने सेंटिमेंट देखे हैं लोगों के? बिल्कुल, लोग बहुत मजम्मत कर रहे हैं, सिर्फ आम लोग नहीं, पॉलिटिकल वर्कर्स इसकी मजम्मत कर रहे हैं, वकला ने मजम्मत की है, उसके अलावा मुख्तलिफ जो काउंसिल्स हैं और उनकी जानिब से इसकी मजम्मत की गई, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से असम्बली में भी बड़ी बाज़गश्त हुई, इस पर मुश्तरका एक मजम्मती करारदाद मंजूर की गई वज़ीर आला ने, और बाकी जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने इस पर जो है वो इजहार ख्याल किया और खुलकर इजहार ख्याल किया, शदीद इसकी मजम्मत की और ये कहा कि किसी जिरगे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी के जिंद और मर्ग का जो है वो फैसला कर सके। राइट, सो आप कह रहे हैं कि जिरगे के थ्रू ऐसे फैसले होते रहते हैं। जिस वक्त ये खातून वीडियो में हमें नजर आ रहा है लेके गए हैं, जा रही है, तो आप ये शी इज वेल अवेयर कि अभी उनको मार दिया जाएगा, उनको पता है ये बात? बिल्कुल, जिरगा रोजाना की बुनियाद पर ऐसे फैसले करता है। बलूचिस्तान चूंकि एक वसी अरीज इलाका है, हर मामला यहाँ पर कोर्ट नहीं पहुँचता, लोग चूंकि फौरी और सस्ते इंसाफ के लिए जिरगों के पास जाते हैं, कबायली मशरान के पास, कबायली रहनुमाओं के पास, जो बलोच सरकार है या पश्तून सरकार है वहाँ पर जाते हैं और उनके फैसले फौरी और सस्ते और मयारी होते हैं और दोनों फरीक इस पर मुत्तफिक होते हैं, मुतमईन होते हैं। तो इसलिए जिरगों को अदालतों से ज्यादा तरजीह दी जाती है, नंबर 1। और नंबर 2, वज़ीर आला बलूचिस्तान खुद भी एक कबायली रहनुमा है, उन्होंने भी बहुत सारे जिरगे किए और जिरगों के फैसले किए। चूंकि जिरगा इसलिए बलूचिस्तान में जिरगे को ज्यादा तरजीह दी जाती है, यहाँ पर जो लोग हैं वो अदालतों में चक्कर नहीं काट सकते। ये जो मेयार अभी हमने देखा है, इसको मेयारी तो नहीं समझा जाता कहीं? मैं इस एक वाकये की बात नहीं कर रहा, आप ओवरऑल बात करें, ठीक है, ठीक है, राइट। दानिश मरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।